नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज आते हैं स्किनर की वेबसाइट पर। आज हम बात करेंगे प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड। बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है राउंड एंड रेक्टेंगुलर कोर वाइंडिंग जो वायर्स होते हैं और ट्रांसपोर्टेड कंडक्टर्स, पेपर, माइका, नोमैक्स, इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर, और इसके अलावा भी OEM सेक्टर को ये सप्लाईज करती है, जैसे पावर, ऑटो, कंज्यूमर, ड्यूरेबल, ट्रांसफार्मर्स, कंस्ट्रक्शन। ये सब इंडस्ट्रीज हैं जिसमें ये सप्लाईज जाती हैं इसकी। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वाइंडिंग वायर्स का साउथ एशिया में। तो कंपनी जो वाइंडिंग वायर्स है उसका एक बहुत सबसे बड़ा ही प्लेयर है। कंपनी की बात करते हैं, कॉपर वायर्स मार्केट इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और अब मेजर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, राउंड वाइंडिंग वायर्स इसका रहता है, जिसमें इलेक्ट्रिक मशीन्स के यूज़ में आता है। मोटर्स हो गया, जनरेटर्स हो गया, ट्रांसफार्मर्स हो गया, हाउस होल्ड एप्लीकेशन, ऑटो इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रिक हैंड्स, टूल्स, ये सब में ये जो इसका राउंड वाइंडिंग वायर्स है ये काम आता है। और इसके अलावा वाइंडिंग वायर्स की बात करें तो लो और मीडियम वोल्टेज जो इलेक्ट्रिक मशीनें होती हैं, जैसे कि मोटर्स हो गए, जनरेटर्स हो गए और ट्रांसफार्मर, उसमें ये काम आते हैं। और कंटिन्यूसली जो ट्रांसपोज्ड कंडक्टर है वो लार्ज पावर ट्रांसफार्मर्स में काम आता है, फर्नेस में काम आता है और लोकोमोटिव ट्रांसफार्मर्स में काम आता है। इसके अलावा पेपर, इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर की बात करें तो ये काम आता है आपका बहुत हाई वोल्टेज एप्लीकेशन जो रहते हैं, जैसे कि ऑयल फील्ड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा भी सबमर्सिबल वाइंडिंग वायर्स, ये सब इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अब कंपनी की क्लाइंट की बात करी जाए तो जो इंडिया और ग्लोबल में इसके बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको ये कैटर करती है, जो कि ज़्यादातर पावर, ऑटो, कंज्यूमर, ड्यूरेबल्स, ट्रांसफार्मर्स और कंस्ट्रक्शन इस इंडस्ट्री में आपको देखने को ज़्यादातर मिलेंगे। तो उन कंपनियों को अपना माल सप्लाई करती है। और डेपो की बात करें, इनके बेंगलोर, चेन्नई, नोएडा जैसे जगह इन पे डेपोज हैं जो कि जहाँ से अपने क्लाइंट्स को सप्लाई करती है। और इसके बड़े क्लाइंट्स की बात करी जाए तो CG पावर, आप नाम बहुत सुना होगा CG पावर का, और इसके अलावा लूकस TVS लिमिटेड, हाईली इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन लिमिटेड और मित्सुबिशी प्राइवेट लिमिटेड, ये सब इसके कुछ बड़ी कंपनीज हैं जिसके साथ ये डील करती है। और ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो कंपनी 17 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। और डोमेस्टिक की बात करी जाए 90% का शेयर है और एक्सपोर्ट से इसका 10% का बिजनेस आता है। अब बात करते हैं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी कहाँ का है। तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें, सिलवासा, दादरा नगर हवेली, पालेज, गुजरात, इन सब जगहों पे जहाँ की 39,400 MTPA की सी कैपेसिटी है। ये सब तो इसका कुछ कैपेसिटी था। और कैपेक्स की बात करें तो 74 करोड़ का भी इन्होंने कैपेक्स किया है, जिसमें ये अपना वाइंडिंग वायर्स का जो बिजनेस की कैपेसिटी है उसको एक्सपेंड करेंगे। और इसके अलावा भी मई 2024 में कंपनी ने 10 एकड़ का लैंड खरीदा था उम्बरगांव, गुजरात में। ऑर्डर बुक की बात करी जाए तो कंपनी के पास 3,800 MTPA का ऑर्डर बुक है। मीन्स कि अपनी कैपेसिटी का 10% का ऑर्डर बुक इन पे हमेशा रहता ही रहता है। तो ये सब कंपनी का कुछ था। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी ने 52 करोड़ लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टेड किया है। तो कंपनी एक बहुत हैवी मटेरियल बिजनेस वाले सेगमेंट से आती है, जिसका कि इस प्रकार की कंपनीज क्या रहती हैं, जो ऐसी हैवी मेटल वाली कंपनीज रहती है, इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो कम रहता है। मीन्स की कंपनी का बिजनेस सेल्स बहुत ज़्यादा रहेगी, बट आपको उसके हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उतना ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव उनका जो एक्सपेंस रहते हैं वो सब
इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के रहते हैं। तो आंकड़ों की बात करते हैं। कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 7,624 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करी जाए 417 का कंपनी का करंट प्राइस है, जो कि अपनी बुक वैल्यू से करीब 10 गुना हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है, जहां इसका बुक वैल्यू हमें 42.2 अभी देखने को मिलेगा। स्टॉक पी की बात करी जाए 49.1 का कंपनी का भी स्टॉक पी है। तो डिसेंट सी वैल्यूएशन पे, मतलब ना हम इसको ज़्यादा चीप कहेंगे ना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे अभी कंपनी का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। 52 वीक हाई की बात करी जाए 468 और लो की बात करी जाए 167। थोड़ा बहुत डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है, अपना मार्केट एक्सपेंड कर रही है, कैपेक्स कर रही है, कैपेसिटी को भी बढ़ाना है, तो ज़्यादा डिविडेंड अभी ये कंपनी देगी नहीं, जो कि 0.280% है। कंपनी की ROC और ROE की बात करी जाए, ROC कंपनी की 33.1% की है। वहीं ROE की बात करी जाए तो बहुत बेहतरीन कंपनी का आपको ROE देखने को मिलेगा, जो कि 23% है। फेस वैल्यू बात करें तो 1 की है, तो आगे स्प्लिट आपको दिखाई नहीं देगा इस कंपनी में। अब बात करते हैं कुछ प्रोज और कॉन्स की। तो अच्छे क्वार्टर रिजल्ट आने की अपेक्षा कंपनी से है, और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी ने बहुत बेहतरीन प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में दी है, जो कि 31.6% के CAGR से हर साल कंपनी अपना प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ाते जा रही है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था, इसमें बहुत कैपेक्स लगता है, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके एक छोटा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस प्रकार के बिजनेस में, जो कि 10 से ज़्यादातर केस में 10 से कम ही रहता है, तो वो आपको देखने को मिलता है। तो आप जितना ज़्यादा बिजनेस करोगे, जितना ज़्यादा आपका पैसा आएगा, उसमें से थोड़ा सा ही 6 या 7 या 8% का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बचेगा। लेकिन इस कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। और डिविडेंड पे आउट की बात करें 22.3% का। कंपनी की मीडियन सेल्स की बात करें तो 17.3% की लास्ट 10 सालों के लिए। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो जो 9.87 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रही है। कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरिंग बात करें थोड़ा हाई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा हर टाइम कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो इजीली लेने के लिए इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है हमेशा हाई रहती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 3 साल में थोड़ी सी घटी है, जो कि 3.05% से अभी आपको घटते हुए देखने को मिलेगी। साल दर साल रिजल्ट की बात करें, हम बात करते हैं 2015 में इसकी सेल्स 881 करोड़ थी। फिर 2018 में इसने 1408 करोड़ की सेल्स करी, और 2021 की बात करें 1719। तो एक रेंज पे ही इसकी सेल्स हमें 2018 से 2021 तक देखने को मिली। लेकिन उसके बाद कंपनी ने अगले साल 2683 की सेल करी थी, फिर ये 3000 के पार आंकड़ा चला गया था, और ऐसे करते करते मार्च 2025 में 4000 के पार आंकड़ा गया, और इस साल कंपनी की सेल्स 5463 करोड़। तो कंपनी की सेल्स पिछले 5-6 सालों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ी है, क्योंकि पहले एक ही लेवल पे आपको सेल्स देखने को मिलेगी, धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन अब एक्सपोनेंशियली इसकी सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको कम देखने को मिलेगा, यहाँ भी वही स्थिति है। इस प्रकार के बिजनेस में यही आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलते हैं। तो अभी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% पे ही है, तो अगर थोड़ा सा और बढ़ाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो इसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर ये इस प्रकार की कंपनी 10% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ट्रेड करते हुए देखने को मिलती हैं, तो बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट माना जाएगा कि मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। अभी इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में और काम करने की ज़रूरत है। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो केवल 10 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ करता था मार्च 2015 में, जो कि आज के दिन बढ़ के 155 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो नेट प्रॉफिट बहुत इंप्रेसिव तरीके से बढ़ा है, क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप 7000 करोड़ के आसपास है, तो उसके हिसाब से अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अब EPS की बात करें तो 0.58 का जो अर्निंग पर शेयर था वो आज की डेट में 8.49 पे पहुंच चुका है। डिविडेंड भी कंपनी थोड़ा बहुत दे रखी है, 18% का इस साल डिविडेंड पे आउट है। अब बात करते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की। 10 साल में कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ तो एक बहुत बेहतरीन रही है, जो कि 21% की है। 5 साल की बात करें 26%, 3 साल की बात करें 22%, और TTM की बात करी जाए तो 36% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो सेल्स कंपनी की बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है। अगर इसी प्रकार की सेल्स से आने वाले कुछ सालों में दिखाती है, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम है, लेकिन अगर सेल्स बढ़ता हुआ दिखाती है तो आने वाले वक्त पे इनका प्रॉफिट भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा।
कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 25% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, 5 साल में बात करें 32%, 3 साल में बात करें 38% और टीटीएम की बात करी जाए तो 73% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब इसके साथ बात करते हैं स्टॉक प्राइस CAGR की। तो 10 साल में कंपनी का जो स्टॉक प्राइस CAGR है बहुत बेहतरीन रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दी है। 42% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, हर साल आपके पैसे को करीब आधा, जैसे आप 1 रुपया लगा रहे हैं तो 0.42 का हर साल फ़ायदा देते जा रहा है। तो आपके रिटर्न भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए। 5 साल की बात करें, 5 साल में मल्टी बैगर रिटर्न 72%, 3 साल की बात करें मल्टी बैगर रिटर्न 70%, और 1 साल में आपके पैसे को करीब 1.5 गुना के आसपास इस कंपनी ने किया है, या 1.25 गुना आप कह सकते हैं इस कंपनी ने बना के दिया। अगर आपने 1 रुपया लगाया तो इसने 2.25 करके आपको दिया है। तो बहुत बेहतरीन कंपनी ने रिटर्न दिया है, और देगी भी क्यों नहीं। जैसे इसकी सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो वैसे ही रिटर्न में भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यही कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR से आपको देखने को मिला है। ROE की बात करें 10 साल में 17%, 5 साल में 18%, 3 साल में 19% और लास्ट ईयर की बात करी जाए तो 23%। बोरोइंग कंपनी पे काफ़ी रहती है, जो बात करेंगे 293 करोड़ की अभी बोरोइंग है। तो कंपनी की बोरोइंग थोड़ी बड़ी है, जो कि इसके लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन कंपनी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो इसको हर समय बोरोइंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। टोटल एसेट की बात करी जाए तो 4249 करोड़ की इस पे टोटल एसेट है। और अब डेप्टर्स डे की बात करी जाए तो 62 डे का डेप्टर्स डे, लगभग 2 महीने का। इन्वेंट्री 33 डेज की है, डेज पेएबल 80 डेज और कैश कन्वर्जन साइकिल 15 दिन की। वर्किंग कैपिटल डे भी बेहतरीन है, जो कि केवल 22 दिन का है। और ROC की बात करी जाए तो 33% की कंपनी की ROC आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोलते हैं। प्रमोटर्स ने अपनी बहुत डिसेंसी होल्डिंग बना के रखी है, जो कि अभी 56.61% पे है। FII की बात करें तो 1.65% की होल्डिंग FII पे है। FII ने थोड़ी बहुत होल्डिंग बढ़ाई है, तो मतलब FII और DIF धीरे धीरे इस कंपनी में विश्वास करने लगे हैं। पिछले 1-1.5-2 सालों से जो इनके रिजल्ट आए हैं, उसके बाद FII अपनी होल्डिंग बढ़ाने लगे हैं। तो FII ऐसी कंपनियां रडार पे रखते हैं जो कि इस प्रकार के आंकड़े आपको दिखाती है, जिनकी सेल्स अच्छी हो रही होती है और प्रॉफिट अच्छा हो रहा होता है, वही कंपनी को अपनी रडार पे भी रखते हैं। DII की बात करें तो 0.11% की होल्डिंग अभी है, जो कि पहले 0% हुआ करती। तो DII ने भी थोड़ी बहुत होल्डिंग बढ़ाई है। और वहीं पब्लिक पे बात करें तो 41.63% होल्डिंग यहाँ पे पब्लिक पे है। तो एक अच्छा शेयर है, इसको आप रडार पे रख सकते हैं और आने वाले टाइम पे इसके बिजनेस को देखते हुए इस पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट का प्लान कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करने से पहले अपना जरूर रिसर्च करिए और अपने किसी एनालिसिस एक्सपर्ट से